हेलो एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सीमेंट का लेक्चर नंबर 3, जहाँ पे हम लोग बॉक्स कंपाउंड को डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ एमसीक्यू को भी देखेंगे। ठीक है, ये जो हम लोग सीमेंट का जो लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं, अभी 3 है ये। आगे आने वाले में फिर टेस्ट देखेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट्स इसके टाइप्स भी देखने वाले हैं सीमेंट के। ये लेक्चर जो डिप्लोमा या बीटेक में है उनके तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही यदि आप आरआरबी जेई, एसएससी जेई या किसी स्टेट एई का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसमें बहुत से सारे हम लोग फैक्ट को जानेंगे और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें। हम लोग जितना हो सकता है क्वेश्चन बन सकता है वो सारे को कवर किया जाएगा। तो आज बॉक्स कंपाउंड के बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले तो हम लोग ये पिछले क्लास में देखे ही थे कि सीमेंट के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, इसमें लाइम, सिलिका, एल्यूमिना और जो भी कंपोनेंट है उसको हम लोग बर्न करते थे। अब बाद में जिप्सम को ऐड करते थे तो सीमेंट बन जाता था। तो जब इन जो इंग्रेडिएंट्स को आपको दिख रही हैं कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट को जब हम बर्न करते हैं ना किल में, तो वहाँ से हमारे पास बॉक्स कंपाउंड मिल के आता है। ठीक है, आप लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पे आसपास लिखा हुआ है ऑल द एबव कंपाउंड्स फ्यूज विथ ईच अदर ड्यूरिंग द बर्निंग फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। मतलब आपस में जितने भी मेटेरियल आपको दिख रहे हैं ऊपर में, ये फ्यूज होते हैं, बर्न होते हैं, और जो क्लिंकर्स बनता है ना उसमें बॉक्स कंपाउंड होता है। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्स कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अभी बॉक्स कंपाउंड जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पिछले क्लास में भी देखे थे हम लोग ये 4 टाइप के कौन कौन से हैं। ये मेजरली 4 टाइप ही हैं। एक है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। इन चारों को हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, इनके परसेंटेज, फार्मूला, ये सब याद रखना होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बॉक्स कंपाउंड जो हम उठाने वाले हैं वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ठीक है, देखिए हम लोग जो ये पढ़ने जा रहे हैं ना, ये समझिए कि सीमेंट की जान है। ठीक है, अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि कंस्टिट्यूएंट का रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसका क्या यूसेस है ना, एक्सेस हो जाएगी तो फिर क्या होगी, ये तो हम लोग देख ही रहे थे। लेकिन अभी जो कंपाउंड है ना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। यहाँ पे आपको एक्चुअल में सीमेंट कैसे काम करता है ना वो आपको पता चलेगा। जैसे देखिए हमारा पहला जो कंपोनेंट है वो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसको शॉर्ट में C3A से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम एल्यूमिनेट। आप देख रहे हैं 3CaO Al2O3। फार्मूला याद से इम्पोर्टेंट नहीं है, फार्मूला याद नहीं रखेंगे चलेगा, सिर्फ आपको नाम याद रखना है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये जो परसेंटेज होती है ना, ये लगभग 6 से 8% के बीच में रहती है। ठीक है, ये क्या इम्पार्ट करती है, क्विक इनिशियल फास्ट सेटिंग, या फिर बोल सकते हैं जो फास्ट सेटिंग होती है ना ड्यू टू ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, या क्विक सेटिंग जो होती है, मतलब जैसे हम लोग पानी डालते हैं सीमेंट में तो उसमें सेटिंग जो स्टार्ट होती है सबसे पहले स्टार्टिंग में, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। ठीक है, रिएक्ट करता है पानी के साथ रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर। और क्या इसकी प्रॉपर्टी है, और है ये जो है ना, जब तेज़ी से रिएक्ट कर रही है, बहुत फास्ट तरीके से हाइड्रेट हो रहा है, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रेशन का रेट जो होगा ज़्यादा होगा, बहुत तेज़ी से हाइड्रेट करेगा, है ना, रिएक्शन स्टार्ट होगा बहुत तेज़ी से। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है लगभग 90% 24 आवर में ही वो रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है बहुत हाई होती है, क्योंकि तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है ना, जैसे पानी ऐड कर रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट हो जा रही है, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है ये। और आप देखेंगे तो 90 डेज़ में लगभग 310 कैलोरी पर ग्राम का एनर्जी वो रिलीज होता है उससे। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है, ये अच्छा है या ख़राब है। देखिए जैसे ही रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगी, तो क्या होगा, वाटर का लॉसेज ज़्यादा होगा। इसके कारण क्या आएंगे, श्रिंकेज आना शुरू हो जाएंगे, और श्रिंकेज आएगी तो स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ये रेजिस्टेंस जो है सल्फेट अटैक में बहुत पुअर होता है, इसीलिए हम लोग ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का जो मात्रा है कम रखते हैं। यदि हम कोई केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर रहे हो या सीवेज पाइप्स वगैरह बना रहे हो कंक्रीट का, तो वहाँ पे ट्राई
कैल्शियम एल्यूमिनेट का मात्रा कम रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि सल्फेट अटैक्स में ये बहुत ही प्योर परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये हमें हार्डनेस तो नहीं देती है कंक्रीट में या सीमेंट में, ये हमें देती है सेटिंग, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है। इनिशियल सेटिंग जो मिलता है हमको इसी से मिलता है, तो एक्सेस हो गया तो ये एज अ हार्मफुल इंग्रेडिएंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारा बॉक्स कंपाउंड है जिसको बोलते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरिट। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, इसकी जो परसेंटेज है वो 10 से 18% है। आपको परसेंटेज याद रखना है, MCQs में परसेंटेज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अल्सो कंट्रीब्यूट द क्विक सेटिंग और इनिशियल सेटिंग। इनका भी काम है क्विक सेटिंग करना, इनिशियल सेटिंग करना, लेकिन इसके परसेंटेज जो है थोड़े से कम है। आपने देखा था यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का यहाँ पे 6 से 10 था, और इसकी वैल्यू जो है थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है ना। ऐसा क्यों होता है, जो हाइड्रेट तो करता है बहुत ही हाई रेट से करता है ना, लगभग 1 आवर में ही ये 90% हाइड्रेट हो जाती है। ठीक है, मतलब 90% अपना रिएक्शन 1 घंटे में ही ख़त्म कर देता है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेरिट। और यहाँ पे क्या है ना, सीमेंटेनियस प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, ऐसा नहीं कि वो सीमेंट को हार्ड बना देगा, ये बस सेटिंग को बढ़ा देती है, बहुत तेज़ी से सेट हो जाता है। ठीक है, इसलिए वर्स कंपाउंड है, वैसे तो इसका परसेंटेज कम ही रहना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं सीमेंट, उसमें क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज में ले आते हैं, मतलब इसका मात्रा कुछ हद तक रखते हैं ताकि हमारा कॉस्ट भी यूटिलाइज हो पाए, कॉस्ट भी हमारा यदि कम हो पाए तो उस लिए कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग, इसका नाम है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है 45 से लेकर 65% तक। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, मतलब आप देखेंगे जो स्टार्टिंग में हार्डनेस मिलती है ना सीमेंट में, या फिर बोल सकते हैं जो 7 डेज़ में जो हमको स्ट्रेंथ मिलती है वो ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही मिलती है। ठीक है, तो अभी उसके पहले देखे थे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरिट, वो सिर्फ सेटिंग को बढ़ा रही थी, है ना, जैसे पानी ऐड कर रहे हैं सेटिंग स्टार्ट हो जा रही है, लेकिन एक्चुअल में जो हार्डनेस हमको मिलती है इनिशियल डेज में वो मिलती है ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, तो हार्डनेस और सेटिंग ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रेशन जो होता है ये मॉडरेट है, लगभग 60 से 70% वो 7 डेज़ में रिएक्शन कर लेती है पूरा। ठीक है, आगे बात करें यदि एनर्जी का, तो हीट ऑफ हाइड्रेशन जो हीट इवॉल्व होती है वो 7 डेज में 120 कैलोरी पर ग्राम, और लगभग 7 से 90 आपको कैलोरीग्राम 90 डेज में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इसका वैल्यू याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। आगे आते हैं, अब देखिए इससे क्या होता है ना, श्रिंकिंग हो सकती है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रेशन होगी, पानी एवेपोरेट होगी, तो इसमें श्रिंकेज होने के चांसेस है। लेकिन इसमें ना फ्रॉस्ट एक्शन में रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। फ्रॉस्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप बोल सकते हैं थ्रोइंग और फ्रीजिंग जो होती है ना, जैसे कोल्ड प्लेसेस में यदि हम कंक्रीट को यूज करें तो उसमें ये अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन का बात करें ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, तो कोल्ड वेदर में यूज कर रहे हैं, पेवमेंट बनाने में यूज कर सकते हैं, प्री कास्ट कंक्रीट में कर सकते हैं। ठीक है, अब क्विक कंस्ट्रक्शन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है, जो सबसे अधिक अमाउंट में पाया जाता है, और इसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है स्ट्रेंथ देना। जो सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ मिलता है ना, वो ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही मिलता है। और इसकी क्योंकि फ्रोस्ट एक्शन अच्छी है तो कोल्ड प्लेसेस में भी यूज़ कर लेते हैं, पेवमेंट्स वगैरह में यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग और थोड़ा समझते हैं, क्योंकि जैसे मैंने स्ट्रेंथ की बात किया ना कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से स्ट्रेंथ मिलता है, इसी उसको पेवमेंट यूज कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेंथ आखिर मिलता कैसे है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। यदि आप हाइड्रेशन रिएक्शन को देखेंगे, जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट वाटर से रिएक्ट करती है ना, तो CHH जेल बनाती है। यही जेल जो है हमारा
स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और साथ में ही बनता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमने पढ़ा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक्सपेंसिव नेचर का होता है ना। यदि एक्सेस बन गया तो क्रैक आ सकते हैं, अनसाउंडनेस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इंक्रीज कर देता है अल्केनिटी को, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है ना। तो OH प्लस आयन रिलीज होगा, जब OH आयन प्लस आएगा रिलीज होगा तो क्या करेगा, क्रोजन को इम्प्रूव कर देगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, यदि एक्सेस होगा तो उसकी प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन की, फूलने की, तो क्रैक्स होंगे, तो उसमें क्रोजन के चांसेस जो है स्टील वगैरह में ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब बात करें इससे क्या प्रमोट होगा, लीचिंग प्रमोट होगा। इससे क्या होंगे, जो सरफेस में पोर्स दिखना शुरू हो जाएगा और अल्टीमेटली ड्यूरेबिलिटी जो है उसकी घट जाएगी, ठीक ना। तो CHS जेल जो बनता है वो तो सही है, लेकिन साथ में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है वो हार्मफुल इंग्रेडिएंट आपका हो सकता है, इसीलिए इसको भी कंट्रोल किया जाता है। 45 से 65% तक ही रखते हैं, जबकि मेनली स्ट्रेंथ देता है कैल्शियम सिलिकेट ही, फिर भी इसकी मात्रा को हम ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, नहीं तो क्या होगा पता ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस बन जाएगा तो फिर अनसाउंडनेस आने लगेगी, ठीक है, क्रोजन का प्रॉब्लम होने लगेगा। सही है, आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन को आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग जो लास्ट और बहुत ही बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट हमारे पास जो कंपोनेंट बच गया है बॉक्स कंपाउंड का, वो है डाई कैल्शियम सिलिकेट। देखिए स्ट्रेंथ जो देता है हमको दो ही कंपाउंड देता है, एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, यही दोनों रिस्पॉन्सिबल होता है सीमेंट को स्ट्रेंथ देने के लिए, ठीक है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो हम लोग देख लिया कि सबसे ज़्यादा मात्रा में है, डाई कैल्शियम सिलिकेट भी होता है जो लगभग 15 से 35% की मात्रा में होता है, ठीक है। इसका क्या रोल है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो क्या होता है, जो लेटर स्ट्रेंथ मिलता है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर बोल दीजिए या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ बोल दीजिए या फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम बात करें कि अर्ली स्ट्रेंथ जो देता है हमें 7 डेज़ में 28 डेज़ में, तो हमको मिल जाती है किससे, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से। लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट ना बहुत स्लो सेट होती है, ये ना मतलब साल भर तक समझिए कि सेट होते रहता है इसमें, तो इसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होती है, तो गुड माना जाता है इसके लिए। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ को बोल देते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है या प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू डाई कैल्शियम सिलिकेट से ही मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। हाइड्रेशन जो है बहुत स्लो होता है, हाइड्रेशन स्लो होगा तो हीट जो इवॉल्व होगा वो भी स्लो होगा, इसी कारण क्या होगा, क्रैक्स कम आएंगे, है ना, तो ड्यूरेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। देखिए हाइड्रेशन स्लो है, देखिए अब 90 डेज़ में सिर्फ 40 कैलोरी ग्राम ही हीट इसमें रिलीज हो रहा है, ठीक है। और इसमें श्रिंकेज भी कम होगा क्योंकि एक्सपेंशन कम होगी, श्रिंकेज कम होगा। अब फिर से यदि हम इसका रिएक्शन को देखें तो क्या समझ में आता है, चलिए देखते हैं। उसके पहले आप एप्लीकेशन देख लो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि कंक्रीट में कम क्रैक्स आए, तो इसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है, डैम्स है ना, या फिर मास कंक्रीटिंग बोल दीजिए, इन सब में ज़्यादा हीट रिलीज होगी ना तो क्रैक्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ड्यूरेबिलिटी घट जाएगी, इसीलिए वहाँ पे हम लोग लो हीट सीमेंट यूज करते हैं, जहाँ पे C2S का मात्रा को ज़्यादा रखा जाता है। तो C2S अच्छा है क्योंकि स्लो सेटिंग है, लेकिन अल्टीमेटली स्ट्रेंथ तो उतना ही आना है, लेकिन फिर भी इसको यूज करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे हमें ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, जैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर और मास स्ट्रक्चर में C2S वाले प्रपोर्शन को ज़्यादा रखते हैं, और जो सीमेंट बनती है ना उसको लो हीट सीमेंट ही बोला जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन कैसे काम करता है। देखिए यदि हम हाइड्रेशन रिएक्शन को देखें, वहाँ पे देखे थे कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ना 3 मॉलिक्यूल बन रहे थे। आप देखिए यदि हम पीछे जाएं तो जो रिएक्शन देखे थे हम लोग कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के केस में यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज़्यादा बन रहा था, ठीक है। मेन देखो सबसे मेन तो हमारा CHS जेल है जो स्ट्रेंथ देता है, लेकिन ये तो हमारा काम का नहीं है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था। लेकिन जब हम डाई कैल्शियम सिलिकेट में आते हैं ना, अब देखो
यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोपोर्शन जो है यहाँ पे कम है। अब कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है श्रिंकेज वगैरह कम आएंगे, है ना। तो इसलिए डाई कैल्शियम सिलिकेट जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो CH जेल तो बनाती ही है, साथ में बहुत कम मात्रा में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिसके कारण हमारा जो है बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन कम होगा तो श्रिंकेज वगैरह कम आएंगे। ठीक है, आप बोल सकते हैं देखिए यहाँ वेरी लो लिखा हुआ है, बहुत कम मात्रा में बनता है। लेस अल्कलिनिटी होगा क्योंकि इसका जो प्रपोर्शन है कम बनेगा तो अल्कलाइन नेचर भी कम आएगा, OH माइनस आयन का प्रोडक्शन कम होगा तो लेस अल्कलिनिटी होगा। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है जब श्रिंकेज कम होगी, क्रैश कम होगी तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी क्या होगी, बेटर होगी। और लास्ट है क्रोजन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था कि पोर्स आ जा रहे थे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में, पोर्स होंगे तो बाहर से एयर जाएंगे, मॉइस्चर जाएंगे तो क्रोजन के चांसेस बढ़ जाते थे। यहाँ पे क्रोजन के चांसेस बहुत ही कम है, या फिर बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्रोजन जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया अभी तक, एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से ही। हमने आज बॉक्स कंपाउंड पढ़ा। बॉक्स कंपाउंड में जो 4 कंपाउंड है, इन्हीं चारों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा कि क्या इसकी प्रॉपर्टी है और कहाँ इसका यूज़ होता है। तो हमने सीखा कि शुरू के जो 2 है ना, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा एल्यूमिनाफेट, ये दोनों ही सेटिंग में काम करता है, इनिशियल सेटिंग देता है, हाइड्रेशन में हेल्प करता है। निकिल जो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये नीचे के 2 है, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और दोनों के बारे में हम लोग सीख गए कि अर्ली स्ट्रेंथ जो मिलता है ड्यू टू ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और प्रोग्रेसिव स्ट्रेस जो मिलता है या फिर बोल सकते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो मिलेगा वो डाई कैल्शियम सिलिकेट से मिलेगा। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उसको देखते हैं। जैसे मैं बात करूं इसकी कि हाइड्रेशन की रेट यदि आपसे पूछ दे रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा होती है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट का, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और सबसे कम होती है डाई कैल्शियम सिलिकेट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C4AF की सबसे ज़्यादा, फिर C3A, फिर सबसे ज़्यादा C3S, और सबसे कम किसका है? C2S। तो यदि आपसे रेट ऑफ हाइड्रेशन पूछे तो आप इसके ये ऑर्डर को याद रखेंगे। ठीक है, MCQs में पूछ सकते हैं। ये हो गया, अब आगे चलेंगे। अभी ना इसका एक अदर नेम भी है इन कंपाउंड का। ठीक है, ये तो सिंबल देख ही रहे हैं और सबके फॉर्मूला तो याद रखने हैं, साथ में ही आप देखेंगे कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा। C3A को बोलते हैं हम लोग एलाइट, जो कि फास्ट रिएक्ट करता है। C3S को बोलते हैं बिलाइट, C2S को बोलते हैं सिलाइट, और C4AF को बोलते हैं हम लोग फिलाइट, जो कि लीस्ट है ना, सबसे लीस्ट रखते हैं C4AF को। परसेंटेज थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है, ठीक है, मैंने अपनी नोटबुक से लिखा है, हो सकता है कहीं कहीं पे वैल्यू डिफरेंट हो, तो कोई बात नहीं, आपको एक अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने कितने परसेंट में होते हैं, रेंज पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइड, बिलाइड, सिलाइड, फिलाइड, इनको भी रख लेंगे याद, क्योंकि कभी कभी आपसे MCQ में दे दिए रहेंगे, फॉर्मूला दिया जा रहेगा और ऑप्शन में लिखा रहेगा कि एलाइड, फिलाइड, फ्लाइट, उसमें चूज करना रहेगा, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमारे सीमेंट को हाइड्रेशन के लिए ना वाटर चाहिए होता है, वाटर के साथ रिएक्शन करती है और फिर वो सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, और सेटिंग जैसे स्टार्ट होगा फिर वो हार्ड होना शुरू होगा और फाइनली वो स्ट्रेंथ गेन कर लेती है, यही होता है। तो सीमेंट को कम्प्लीटली हाइड्रेशन के लिए ना 23% वाटर चाहिए। आप जितना भी सीमेंट ले रहे हैं उसका 23% ही पानी चाहिए उसको हाइड्रेशन के लिए, लेकिन उसमें 15% जो है एक्स्ट्रा वाटर हम लोग देते हैं ताकि जो जेल जो है उसके पोर्स वगैरह भर पाए हाइड्रेशन प्रोसेस में। ठीक है, पोर्स, जेल के जो पोर्स हैं उसको भर पाए, उसके लिए एक्स्ट्रा 15% लेते हैं। तो 23% चाहिए सीमेंट को हाइड्रेशन करने के लिए और पोर्स को भरने के लिए 15%। तो इस तरह बोल सकते हैं कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको 38% वाटर देना पड़ता है। ठीक है, जब आप कंसिस्टेंसी निकालते हैं सीमेंट का 38% से कम ही आती है,
ठीक है, अच्छे से निकालेंगे तो वो 22 से 28 के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है ना। निकल पूरी तरीके से कम्प्लीटली हाइड्रेशन के लिए आपको 38% तक का पानी चाहिए होता है, ठीक है। देखिए हाइड्रेशन के लिए 23% ही चाहिए, निकल पोर्स भरने के लिए 15% चाहिए, तो इस तरह से बोल सकते हैं कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए 38% चाहिए। अब क्या होगा, यदि हम वाटर सीमेंट रेशियो की बात करें, वाटर सीमेंट का मतलब क्या हो गया, ऊपर में वाटर है नीचे सीमेंट है, इसका रेशियोज लेते हैं हम लोग 0.38 ले लेंगे, जहाँ पे 38% है, इसका मतलब क्या है 0.38। इसको वाटर सीमेंट रेशियो के टर्म में भी हम लोग दिखा सकते हैं, जो सुटेबल होता है फुल हाइड्रेशन के लिए, ठीक है। यदि मान लीजिए 0.38 से ज़्यादा हो गया तो एक्सेस वाटर आ जाएगा। और जब सीमेंट में एक्सेस वाटर आएगा तो क्या हो सकता है, जब सीमेंट में एक्सेस वाटर आएगा तो वहाँ पे फ्री वाटर आ जाएंगे, मतलब जितना हमको हाइड्रेशन के चाहिए था अब पोस भरने के लिए 38% इनफ था। अब उससे ज़्यादा वाटर डाल रहे हैं तो एक्स्ट्रा वाटर आ जाएगी ना, जब एक्स्ट्रा वाटर आएगी तो वो वाटर तो इवोपरेट हो जाएगी बाद में, इवोपरेट होगी तो फिर श्रिंकेज होगा, और श्रिंकेज होगा तो फिर स्ट्रेंथ लॉस होगा, ठीक है। फ्री वाटर आएंगे तो श्रिंकेज होगा और फिर स्ट्रेंथ लॉस होगा, तो हम लोग एक्सेसिव वाटर नहीं डाल सकते हैं, जितना रिक्वायर्ड है कंप्लीट रिएक्शन के लिए उतना ही डालते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमारा जो है बॉक्स कंपाउंड वाला पार्ट होता है ख़त्म, ठीक है। अब फटाक से हम लोग ना 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि आपको एक क्लियरिटी आ जाए कि बॉक्स कंपाउंड से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड इन सीमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमको क्या बोलते हैं कि C3S होता है रिस्पॉन्सिबल, जो अर्ली स्ट्रेंथ होता है। देखिए C3A जो है ना वो अर्ली सेटिंग करता है ना, इनिशियल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेटिंग करवा रहा है। लेकिन C3S क्या होता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है, वो हार्डनेस देता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, C2S इन सीमेंट कंट्रीब्यूट मेनली। C2S क्या करती है, हमें अल्टीमेट स्ट्रेंथ देती है ना, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, स्लो स्लो रिएक्शन करती है, और वो उसमें क्या होता है श्रिंकेज वगैरह कम होता है। तो यदि हमको बोला जाए कि कौन सा स्ट्रेंथ देती है, तो ये हमारा प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ देती है, या फिर इसको बोल सकते हैं ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन क्या हो गया, C हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच बो कंपाउंड इज कंसिडर्ड द लीस्ट डिजायरेबल ड्यू टू हाई हीट हाइड्रेशन एंड लो ड्यूरेबिलिटी। हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हीट निकलता है ना वो C3A के कारण निकलता है। C3A इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे ही सीमेंट या वाटर ऐड करेंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अब बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होता है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या होगा, C3A। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, विच कंपाउंड हैज़ द लीस्ट लोवेस्ट रेट हाइड्रेशन। ये हमको पता है C2S। C2S बहुत ही स्लो हाइड्रेशन होती है उसमें, तो हो जाएगा ऑप्शन C2S, ठीक है। बहुत इजी है, हमने जो पहले पढ़ाया है यदि उसको अच्छे से आप नोट कर लेंगे ना तो बॉक्स कंपाउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे इजीली बन जाएंगे, ठीक है। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, JEE का हो, AE का हो, वो सब हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 5 और 6 क्वेश्चन। फिर में क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द टाइपिकल परसेंटेज रेंज ऑफ C3S इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हमने देखा था ना 45 से लेकर 65% होता है, और सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि यदि स्ट्रेंथ दे रहा है तो पूरा इसी को दे देना चाहिए, नहीं, यदि स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, अच्छा है, लेकिन यदि ज़्यादा एक्सेसिव हम इसका प्रोपोर्शन को बढ़ा देते हैं ना, तो देखे थे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो एक्सपेंसिव नेचर का होता है, अब फिर वो क्या करेगी, श्रिंकेज करना शुरू कर देगी, स्ट्रेंथ घट जाएगी, इसीलिए इसके परसेंटेज को भी लिमिट रखा जाता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपाउंड इज एडेड मेनली रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ सीमेंट। हमने देखा था कि C4AF जो है वो सिर्फ हाइड्रेशन में ही काम करती है, और 1 घंटे में ही 90% हाइड्रेशन हो जाता है उसमें, 90% रिएक्शन 1 घंटे में ही कर लेती है, और इसका कोई मेनली स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, हाइड्रेशन कराने के लिए सिर्फ होता है ये, इसीलिए इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बॉक्स कंपाउंड। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। मेरा बस यही सजेशन है कि आप लोग नोट्स बना लीजिए अच्छे से, जितना इसमें पॉइंट दिया हुआ है ना सब बहुत ही अच्छे जगह से लिया गया है, आप इसको अच्छे से नोट बनाइए, आपको कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।